यस सर। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन में 2 स्टेप कर लिए थे। 4 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है। फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप मतलब वॉलंटरी तक कर लिया था। और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही स्मॉल सा है। इसमें सर अगर एग्जाम में अगर मान लीजिए लिखना होता तो फिर हम कहाँ से कितना नंबर लेकर आते। तो बेटा जब जिसमें स्टेप्स ही उतने हैं तो आपका क्वेश्चन भी बहुत लेंदी नहीं होगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो है वो अटैच होकर के ही आपसे पूछा जाएगा। और अगर थोड़े से मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं तो उस हालत में रजिस्ट्रेशन क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्ट्रेशन, उसके साथ में थोड़े से उसके और सेक्शंस क्या क्या हैं, थोड़ा सा एक चार्ट बना दिया और फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये ओवरऑल ऐसे कवर अप कर लेता है। बहरहाल मैं ये मान के चलता हूँ कि अब 2 स्टेप्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के 2 टाइप्स हो गए। इसको लेकर के किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। देन अब इसके बाद आपको दिख ही रहा होगा रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट, एक हेडिंग दिख रही होगी ये। इसको सुमोटो रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा पहले इसको समझ लीजिए। अब अगर हम जीएसटी से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तरफ तो जीएसटी पूरा सिस्टम और डिपार्टमेंट वो होगा, इतना तो सबको समझ में आता ही है। क्लियर? अब हर तरफ जो है वो जीएसटी खुद चल के तो जाएगा नहीं, तो जीएसटी की तरफ से कौन जाता है? जीएसटी की तरफ से ध्यान देने वाले लोग एओ होते हैं। सर एओ मींस असेसमेंट ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर, ये कह सकते हैं असेसिंग ऑफिसर। या फिर जो ऑफिसर इंचार्ज है उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है। ओवरऑल डिपार्टमेंट तो आर्टिफिशियल है ना बेटा, वो थोड़ी जाएगा, उनके बिहाफ पे लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर एओ की बात हो रही है। अब हुआ क्या, आप एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन है और आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। दो बातें हो सकती हैं, या तो आप रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के थ्रू हुए हो या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट के वजह से हुए हो। दूसरी बात हो सकती है कि आप नॉट रजिस्टर्ड हैं। ठीक। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई आप नॉट रजिस्टर्ड क्यों हैं? जल्दी से बताएं मुझको कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों सर नहीं कराया। थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं आ रहा है वो। थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं आ रहे, मतलब 40 लाख या 20 लाख या 10 लाख में हम उसमें नहीं आ रहे हैं। और कोई ऑप्शन और कोई आंसर? बहरहाल इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके दायरे में हम नहीं आ रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन के लिए दायरा होना चाहिए हमारे हिसाब से हम उसके अंडर में नहीं आते हैं। इस वजह से हमने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। हमारा कोई पर्पस टैक्स इवेजन का नहीं है, हम टैक्स अवॉइड ही नहीं कर रहे हैं, मगर जो रूल हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिमिट का पार्ट नहीं है, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ये तो एक सोच हो गई आपकी, जो आप एक पार्टी हैं। मगर ठीक इसके अपोजिट दूसरी तरफ आपके सामने कौन खड़ा हुआ है? असेसिंग ऑफिसर। और असेसिंग ऑफिसर की निगाहें आपके ऊपर हैं। ठीक। और उसको ये फील होता है कि नहीं आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वो एक ऑर्डर पास कर देता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ओके।
यस सर। और अगर आप जो हैं इस बात से सहमत हैं कि हमको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? अरे सर, ऑर्डर मिला है, उनको लग रहा है एओ को रजिस्ट्रेशन करा लेना है, तो ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, ये बात आती है सामने। क्लियर? मगर अगर ध्यान दें तो कोई लिमिट तो होनी चाहिए कि आज आपको ऑर्डर मिल गया 2021 मई में और आप रजिस्ट्रेशन 2025 में कराएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर हो सर। नहीं हो सकता। ठीक है, एक लिमिट होगी। तो आपको जब ऑर्डर होगा तब से तो आप रजिस्टर्ड मान लिए जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर मान लो आज की डेट पे तुमको दे दिया 31 मई में, लेटर तुमको थमा दिया आज की डेट में, तो बेटा आप रजिस्टर्ड हो गए। सर इसका मतलब है कि अगर वो हमसे चिढ़ा बैठा हो और हमारी शॉप पर आया, हमसे उसने कुछ गुड्स ऐसे ही वैसे लेने शुरू किए, मतलब बायस्ड हो करके, तो आज की डेट में उसने हमको ये ऑर्डर थमा दिया, तो हम अब जिंदगी भर के लिए तो उसके प्रेशर में आ जाएंगे। इस तरह बचने के लिए तो फिर कुछ गलत रास्ते भी हो सकते हैं, ये मन में बात आ सकती है। तो जो ऑर्डर आपको मिलेगा वो फुल एंड फाइनल नहीं है, ये ऑर्डर आपका टेम्परेरी बेस्ड होगा। टेम्परेरी बेस्ड है कि आपको इस डेट से रजिस्ट्रेशन मान लिया गया, आप रजिस्टर्ड टैक्सेबल सप्लायर में आ जाते हैं। ठीक, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इसके बाद आपको परमानेंट कराने के लिए इसमें कुछ दिन दिए जाएंगे ताकि आप परमानेंट में हो जाएं। किसी को कोई आइडिया है कितने साल, कितने मंथ, कितने ईयर कुछ दिया जाएगा दिन? 90 डेज आपको दिए जाएंगे। आप 90 डेज में जैसे फॉर्म वगैरह फिल होना है, जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और आप फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। बताइए, कोई डाउट? नो सर। होना चाहिए था डाउट। सर यहाँ पर तो असेसिंग ऑफिसर की ही मर्जी चल गई फिर तो। हमारे हिसाब से हम तो आते ही नहीं दायरे में, चाहे तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर लें, देख लें, हम तो दायरे में ही नहीं है। हमने रूल बहुत ढंग से पढ़ा है, हमको सर ने रूल पढ़ाया हुआ है, हमको पता है कि जब लिमिट आएगी या रूल्स होंगे तभी रजिस्ट्रेशन होगा। इस तरह की तो जबरिया बात हो गई, जबरदस्ती वाली बात हो गई। ऐसी फीलिंग नहीं आ सकती? एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है। यस सर। तो सर अब हम क्या करें? जबरदस्ती में कराना ही पड़ेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं कराना पड़ेगा। इसी डेट में आपके पास एक और ऑप्शन आता है जो 30 डेज का होता है। इस 30 डेज के अंदर अगर आपको लगता है कि यू आर राइट और आपके साथ जबरदस्ती हो रही है और आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, तो इस 30 डेज के अंदर क्या करेंगे? उसी असेसिंग ऑफिसर को समझाएंगे। क्या लगता है क्या करना चाहिए 30 डेज के अंदर? अगर उसी असेसिंग ऑफिसर को 30 डेज के अंदर समझाएंगे तो क्या काम बन जाएगा? नो क्या सर। नहीं नहीं। बनेगा? क्यों? क्योंकि अगर उसको समझना होता तो उसको तो पहले ही हमने पेपर दे दिए थे, वो इस बात को एग्री कर जाता। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि 30 डेज के अंदर आप एओ के पास ना जाइए, जो ऑफिसर है उसके पास ना जाइए, आप कहीं और जाइए। सर कहाँ जाएं? जहां अपील हो, अपीलिएट बॉडी के पास जाइए, वहां पर आप इसके अगेंस्ट में अपील करेंगे। इसके अगेंस्ट में अपीलिएट बॉडी के पास जाएंगे
और इसके अगेंस्ट में आप अपील करेंगे। अपील करते समय फिर आप अपने दावों को पेश करेंगे, क्लेम करेंगे कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और हम राइट थे, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये इंस्पेक्टेड बुक्स ऑफ अकाउंट है, ऑडिट भी हैं, इनको चेक कर लिया जाए। मतलब ये एक रीजन मैंने आपको दिया। और फिर अपीलिएट अथॉरिटी आपकी बातों को समझेगी और जो ऑफिसर ने वर्क किया है उनकी बातों को देखेगी, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का लॉस नहीं होना चाहिए। देन वो अगर आपसे सेटिस्फाई होता है तो अपीलेट अथॉरिटी तो आपके फेवर में ऑर्डर दे देगा, नहीं तो ऑफिसर के फेवर में देगा और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इतनी बातें सबको समझ में आती हैं? यस सर। तो यहाँ डेज की अगर बात करें तो दो नंबर ऑफ डेज ऐसे हैं, 2 नंबर ऑफ डेज ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से 2 नंबर ऑफ डेज, 2 नंबर ऑफ डेज कौन कौन से हैं, कितने हैं, हाउ मच, हाउ मैनी होगा? 30 days, 90 days। पहले कौन सा आएगा? सर 30 days। 90। 90 days। जब ऑर्डर मिलेगा तभी तो तुम्हारे पास 90 दिन बाद तुमको परमानेंट कराने के लिए ऑप्शन रहेगा, और तभी तुम फिर जो है डिससेटिस्फाई होगे, तब 30 डेज पर आओगे ना। यस सर। आप बताइए, ये ओवरव्यू, ओवरऑल कॉन्सेप्ट, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इतनी बात समझ में सब बच्चों को आ गई, मान लें? यस। अब आते हैं फिर बुक क्या कहती है और फिर लैंग्वेज क्या कहती है, उसको देख करके हम लोग समझते हैं। रजिस्ट्रेशन अगर डिपार्टमेंट करेगा सुमोटो, सुमोटो का मतलब अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो ऑफिसर कर रहा है उसके लिए सुमोटो टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो अब ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बुकिश लैंग्वेज, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस वन है, इजाजत करें स्टार्ट? यस सर। Where a person who is liable to be registered under this act failed to obtain registration। अब इस एक्ट के अंदर में आप लाइबल हैं और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। द प्रॉपर ऑफिसर, वही जो असेसिंग ऑफिसर है उस जगह के लिए जो भी प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट होगा, में विदाउट प्रीजुडाइस, यहाँ पे साफ साफ वर्ड दे दिया गया कि सर वो तो हमारी दुकान पे आके जबरदस्ती चीजें लेना चाह रहे थे, हमको फंसा दिया, हमसे जलन रख ली। तो कह दिया गया कि भाई ऐसी कोई बात ना हो, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी एक्शन दैट इज, वो एक्शन ले सकता है। क्या क्या ले रहा है? मे बी टेकन अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। इन दिस एक्ट मतलब जो जीएसटी चल रहा है उसको भी कवर अप कर लिया अंडर दिस एक्ट, या फिर इसके अलावा कोई और इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट अगर आ जाता है तो उसका भी विंडो खोल के चल रहे हैं, रास्ता बंद करके नहीं चल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो खाली जीएसटी में ही हो। विंडो ओपन करके चल रहे हैं कि अगर कोई और भी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन आ जाए तो उसमें भी अगर पावर है तो प्रॉपर ऑफिसर इस समय क्या कर सकता है? प्रोसीड टू रजिस्टर्ड सच पर्सन इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अपनी मर्जी से नहीं, कुछ फैक्ट उसके अकॉर्डिंग है, और तब वो जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कहेगा और जो उसका मैनर है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। कराना है ये बताता है। जितना मैंने आपको बताया ये वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आफ्टर देन सर हमारा ऑप्शन भी तो था, हाँ आ रहे हैं बेटा, सब ऑप्शन पे भी आ रहे हैं, घबराइए नहीं। अब प्रोसीजर क्या होगा सुमोटो रजिस्ट्रेशन का? 90 दिन ही बाद ही परमानेंट होगा, मगर शुरुआत तो हो जाएगी जैसे आज है 31 में। यहां पर दे रखा है उसने कोई सर्वे किया, हवा में तो बोलेगा नहीं, कोई इंक्वायरी करी, किसी तरीके का इंस्पेक्शन किया या सर्च किया, या फिर कोई और प्रोसीडिंग उसने करी, तो मोस्टली इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च, सर्वे, ये सब एक ही भाई बहन, एक ही फैमिली के वर्ड हैं, मगर आंसर में इसको लिखना होता है, हर एक का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो प्रॉपर ऑफिसर ने सर्वे किया, तब उसको लगा
या फिर शक हुआ तो उसने आकर के इंक्वायरी करी, पूछताछ जिसे कहते हैं, पूछताछ करी। इंस्पेक्शन, चीजों को जाकर के देखा कि वेरीफाई किया, समझा, वो हो गया इंस्पेक्शन। सर्च, उसको लग रहा है कि नहीं ये दो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहे हैं, दो बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रहे हैं, मतलब रसीद बुक दो दो हैं, हाथी के दांत हैं, दिखा रहे हैं कुछ और एक्चुअल में है कुछ और, तो वो ऐसी सिचुएशन में सर्च भी कर सकता है। या फिर उसको कोई भी और प्रोसीडिंग, प्रक्रिया अच्छी लगती है, जिस समझ में आती है कि जिससे फाइंडिंग्स बेहतर हो सके, इन सब चीजों को वो करेगा। तो 4 वर्ड यहाँ निकल करके आते हैं, सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च, ये मेन 4 हो गए। या फिर कोई अदर प्रोसीडिंग्स जो होंगी उनको फॉलो करेगा। करने के बाद क्या करता है, प्रॉपर ऑफिसर फाइंड दैट ए पर्सन इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट हैज फेल्ड टू अप्लाई, उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन हो जाना था मगर वो उस बंदे ने अप्लाई नहीं किया या फेल टू अप्लाई हो गया। कहने का मतलब देसी भाषा में कि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो वो ऑफिसर आपसे कहेगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और करना पड़ेगा, उसी दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो ऑर्डर इशू हो जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये किस बेस पे होगा, मैंने किसको सर्किल किया, किस बेस पे रजिस्ट्रेशन होगा, टेम्परेरी। टेम्परेरी बेस पे होगा। और जो ऑर्डर दिया जाएगा वो हवा में नहीं देगा ऑर्डर, उस ऑर्डर का एक फॉर्मेट है। सर क्या है फॉर्मेट, देखो यहाँ पे सर्किल कर रहा हूं, जीएसटी आरईजी, आरईजी नाम से क्लियर है रजिस्ट्रेशन। यस सर। 1 2 मतलब 12, जो 12 फॉर्म है जीएसटी आरईजी का रजिस्ट्रेशन 12, उसमें ऑर्डर इशू हो जाएगा। सर क्या 12 याद करेंगे, हाँ बेटा याद करना पड़ेगा। सर कोई तरीका नहीं है इसको याद करने के लिए, वो खुद ही बता रहा है कि एक बात पे दो लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, तो इसलिए एक और दो मिला के 12 नहीं हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस एक है, ओनर का ओपिनियन अलग, प्रॉपर ऑफिसर का ओपिनियन अलग, तो एक बात पे दो लोगों की अलग अलग राय है। इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी, ट्रिक है फॉर्म नंबर याद करने की, जीएसटी आरईजी 12। सर पूरा रजिस्ट्रेशन लिख दें आरईजी की जगह, नहीं बेटा यही नाम ही है, जीएसटी स्पेस आरईजी डैश 12, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा सर ये तो उसने ऑर्डर दे दिया, टेम्परेरी हो गया, 90 दिन आपने बताए थे, वो कहाँ है, उसके बाद हमें नहीं पसंद है, हमारी राय अलग है, बेटा अगले स्टेप पे आते हैं। अब उसने जब ऑर्डर दिया तो ये इफेक्टिव कब से होगा, द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर 16(1) शैल बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डरिंग। आज ही उसने ऑर्डर कर दिया 31 मई को, तो आज ही से रजिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव हो गया। देन अब आपकी पावर की बात हो रही है, ये आपके राइट की बात हो रही, पावर की बात नहीं हो रही है, आपके अधिकारों की बात हो रही है कि हम हाथ बांधे क्या उसकी बात सुनेंगे। देखो, एवरी पर्सन टू whom a temporary registration has been granted under the rule shall within 90 days from the due date of the grant of such registration submit an application of registration। आप एप्लीकेशन 90 दिन के अंदर दे दीजिए, 90 दिन की मैंने बात आपको अभी बताई थी। अनलेस द सेड पर्सन हैज फाइल्ड एन अपील, नहीं सर हम तो एग्री नहीं कर रहे थे, तो हम 90 दिन में क्यों दें, 90 डेज में हम क्यों दें, तो बेटा यही तो है सेड पर्सन का मतलब, जो आप ही है जिसके ऊपर केस, जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है टेम्परेरी, उसके पास ऑप्शन है हैज फाइल्ड, क्या फाइल कर सकता है, अपील कर सकता है अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, कि हमको रिलीफ चाहिए, हमको ग्रांट दीजिए, हम इसके रजिस्ट्रेशन में नहीं आएंगे। इफ ही हैज फाइल्ड अपील द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी सबमिटेड विद इन 30 डेज। मैंने अभी अभी आपको 30 डेज की बात बताई थी, 30 दिनों के अंदर ये एप्लीकेशन आपको दे देनी है। ठीक है सर, 30 दिन के अंदर हम कोर्ट में जाकर दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट में दे दें, हाई कोर्ट में दे दें, सेशन कोर्ट में दे दें, कहां पर जाकर के 30 दिन के अंदर दे दें, 30 डेज में, बताइए मुझको आप लोग।
क्या लगता है कहां पर दिया जाना है एप्लीकेशन? क्या हम इससे एग्री नहीं कर रहे हैं? अपील में। हाँ अपील तो कर रहे हैं, मगर ये अपील कहाँ दे? अपील का कागज होगा ना, एप्लीकेशन होगी, रिटर्न में काम होगा, तो ये सब कहाँ अपील करें? हाई कोर्ट? कोर्ट भागे मदद के लिए, अपील करने के लिए? तो सुनिए, इन छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट इन सबको डील नहीं करेगा। वहाँ आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड है, सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है, उन सबको डील करने के लिए बहुत ढेर सारा काम रहता है। तो डिपार्टमेंट इंटरनल मैटर को बाहर नहीं जाने देता, डिपार्टमेंट में ही एक अथॉरिटी बना दी जाती है, क्योंकि ये चांस तो होता ही है कि जो भी ऑफिसर है वो नाजायज फायदा उठा सकता है अपनी पावर का, तो अपीलिएट अथॉरिटी बना दी जाती है। तो आपको अपीलिएट अथॉरिटी पे अपील करनी है 30 दिन के अंदर। तो कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, या अपीलिएट अथॉरिटी? एपिलिएट अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक, अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द प्रोविजन ऑफ रूल 9-10। अब इन सबसे कोई मतलब नहीं है, जो रूल है रजिस्ट्रेशन है इन्हीं सबका होगा। देन द जीएसटी असाइन परसेंट ऑफ वेरिफिकेशन टू वेरिफिकेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन। अब इतने ऑप्शन बस आपके पास थे, इनको आपने ट्राई कर लिया, जीत गए तो बात खत्म, और अगर जो है हार गए तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब आपकी बारी, बताइए, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो? नाउ इट्स योर टर्न क्लास। Yes, class, any query? नो सर। मेरी आवाज देर से पहुंच रही है या तुम लोगों की तरफ से रिस्पांस देर से आ रहा है बच्चों? हेलो? यस सर। मेरी आवाज देर से पहुंच रही है कि तुम लोगों का रिस्पांस देर से आ रहा है? सर रिस्पॉन्स। चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूं। अब इसके बाद में आगे बढ़ने से पहले एक बार चीजों को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या था। अंकिता मिश्रा, क्या मेन बात आपको इसमें समझ में आई? क्लास में नहीं है अंकिता मिश्रा। अरीब, ये भी क्लास में नहीं है। मारिया, यस सर। आ गई क्लास में, अच्छी बात है। सुम्बुल, सुम्बुल फातिमा, चलिए, तो मैं डीम्ड को यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूं। मारिया, डीम्ड जानना चाहेंगी क्या होता है? यस सर। डीम्ड का मतलब होता है माना गया। ये मतलब होता है डीम्ड का, एज्यूम कर लिया गया। कब ये करते हैं? इसके लिए देखो, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। किसकी तरफ से? आइडेंटिटी ध्यान से समझिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। एक होता है SGST, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ जानते हैं सर। दूसरा होता है हमारे पास UTGST। दोनों ही पैरेलल की बात है, क्योंकि एक स्टेट में काम कर रही होती है अथॉरिटी, और एक अथॉरिटी जो है वो यूनियन टेरिटरी में कर रही होती है। तो अगर किसी बंदे ने रजिस्ट्रेशन इसमें करा, ये एक पार्टी है एक तरफ, इसको ऐसे समझिएगा, ये एक पार्टी है,
वर्सेस कर देता हूं। दूसरी तरफ इन दोनों के साथ अटैच होता है कौन? सीजीएसटी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब इंट्रा स्टेट होता है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों आधे आधे हो जाते हैं। यूनियन में यूटीजीएसटी और सीजीएसटी दोनों आधे आधे हो जाते हैं। तो अलग अलग पार्टी अगर हम बनाएं तो एक तरफ जो है वो सीजीएसटी है और दूसरी तरफ इन दोनों के बारे में बात होगी। एक साथ नहीं होगी बात, इन दोनों में अलग अलग बात होगी, मगर सिस्टम एक ही होगा। एक को समझ लेंगे तो दूसरे के लिए हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है यूनिक नंबर। हम एसजीएसटी समझ लेते हैं, स्टेट को समझ लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये स्टेट में है। कौन सा स्टेट है हमारा? यूपी स्टेट है। अब यूपी स्टेट से रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल गया, इसको यूआईएन बोलते हैं। एसजीएसटी या यूजीएसटी दोनों की तरफ से इसको ये नंबर दे दिया गया। ठीक, तो जब ये नंबर दे दिया जाएगा तो जैसे ही ये नंबर दिया जाएगा रजिस्टर्ड होगा। कहाँ रजिस्टर्ड नहीं हुआ? ये सीजीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। इसने रजिस्ट्रेशन अपना जो है वो एसजीएसटी में या फिर यूजीएसटी में कराया है। तो यूटीजीएसटी में कराया हो या फिर एसजीएसटी में कराया हो और रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन सीजीएसटी में भी हो गया है। लिखा ना, माना गया, ये मान लिया जाएगा कि सीजीएसटी में हो गया है। तो आपके मन में है सर इसका मतलब ये है कि एसजीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो सीजीएसटी में फिर हमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। हाँ बेटा, वहां रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में ही रजिस्ट्रेशन हो गया तो काम चल गया। फिर आपके मन में आएगा सर अगर यहीं से काम चल गया तो फिर हम वर्सेस करके पढ़ क्यों रहे हैं, हम सीजीएसटी की तरफ ध्यान ही क्यों दे रहे हैं? तो बेटा समझिए, सीजीएसटी जो है वो अपर अथॉरिटी में आएगा। आपका प्राइमरी फेज तो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी है। यहाँ पर आपने अपील कर, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन दे दी, काम चल रहा है। मगर फाइनल अप्रूवल जो है वो आपको सेंट्रल से आएगा, सीजीएसटी से आएगा। और इतना काम होने के बाद में जिनसे अप्रूवल लेना है इन्होंने मना कर दिया कि ना ना हम नहीं देंगे, नहीं लिया जाएगा। तो बताइए आप क्या कर सकते हैं? मतलब रिजेक्ट हो गया। ओके, यस सर। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन इसी पॉइंट का हमें समझना थोड़ा सा जरूरी है। डीम्ड रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कहती है बुक, उसको देखते हैं। नंबर 1 है इफ ए रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो मैंने अभी बताया, विल बी डीम्ड टू बी इशूड जीएसटी मान लेंगे। इसी का एक्सप्लेनेशन है देयर विल नॉट बी एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। कहां कहां पर ये एप्लीकेबल नहीं, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? इफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन या फिर यूआईएन हैज बीन रिजेक्टेड अंडर सीजीएसटी। अब बेटा सीजीएसटी में यही एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो चुकी है या बाद में रिजेक्ट कर दी जाती है, या फिर मानिए आपने क्या किया, आप बिजनेसमैन हैं, आप पहले रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ गए और यहाँ पर जाकर के इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आपने बुद्धि लगाई कि अरे हमारे पास तो ऑप्शन अभी दो हैं, या तो हम यूटीजीएसटी में जा सकते हैं या हमारे पास ऑप्शन अभी किस चीज का है? एसटीजीएसटी का। क्लास में हो या नहीं हो सब लोग? यस। ठीक है, तो एसजीएसटी में जो है आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो यहाँ पर ये इन्फोर्स नहीं होगा क्योंकि पहले आप रिजेक्ट किए जा चुके हैं। मेन पावर वही है। अच्छा, उसके बाद में दूसरा देखिए, एनी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और यूआईएन अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एसजीएसटी और यूनियन गुड सर्विसेज शैल बी डीम्ड टू बी रिजेक्शन इन एप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी। क्या मतलब है सर? ये आप हैं, आपने सोचा
कि अब हम वहां उतनी दूर दिल्ली पड़ेगा जो कि CGST है, दूर है, तो उससे अच्छा है हम अपने पास वाले के पास चले जाएं। ये हमारा स्टेट है, ये हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो हम यहाँ चले जाएं और यहाँ जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लें। अभी ये सीन में ही नहीं है, मान लो सीन में नहीं है, अभी ये बाहर ही है, आप सिर्फ अपने ही स्टेट में हैं और यहीं पर डील कर रहे हैं। तो इस हालत में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो डीम्ड मान लिया जाएगा कि यहाँ पे भी रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे भी ये रिजेक्ट हो गया, मान लिया जाएगा। तो क्या सीखा आपने? आपने दो बातें सीखी, एक रजिस्ट्रेशन माना सीखा, तो आप या तो SGST में रजिस्ट्रेशन होगा तो CGST के लिए डायरेक्ट मान लिया जाएगा। दूसरी बात, UTGST में रजिस्ट्रेशन होगा या UIN मिल जाएगा तो डीम्ड मतलब अपने आप ही मान लिया जाएगा कि CGST में हो गया, करेक्ट। तीसरी बात, SGST में आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो मान लिया जाएगा एज्यूम हो जाएगा CGST ने रिजेक्ट कर दिया। चौथी बात, UTGST में आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो मान लिया जाएगा कि आप CGST में भी रिजेक्ट हो गए। इसी तरीके से पांचवी बात जो फाइनल है सब में, सबको लेकर के आप सीधे ही पहुंच जाते हो CGST में, सुप्रीम अथॉरिटी, और वहां आप रिजेक्ट हो जाते हो तो फिर ये मान लिया जाएगा कि आप SGST और UTGST में भी रिजेक्ट हो चुके हो, आपको वहां पर परमिशन नहीं मिलेगी। क्लियर? यस सर। इतनी बात आपको ध्यान देनी है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी किस सिचुएशन में। हम लोगों ने कौन सा टॉपिक अभी अभी पढ़ा है, ये देखिए, डीम रजिस्ट्रेशन। उसके पहले मैंने आज आपको कंप्लीट कराया रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट और सुमोटो। सर ये सुमोटो, हाँ बेटा, आप सेल्फ खुद से अगर आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं तो उसको सुमोटो बोलते हैं। आप बताएं किसी को कुछ इसमें पूछना है? दो बातें हम लोगों सर ने जो कहा। डीम रजिस्ट्रेशन है उसमें हाँ, वो जो गुड्स रजिस्टर होते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर नहीं आते, वो वाले भी वही वाले होते हैं? नहीं, टैक्सेबल के लिए तो रजिस्ट्रेशन कराओगे बेटा, वरना रजिस्ट्रेशन तुम कराओगे क्यों? मानिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था और यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और ये वो कंडीशन है कि हर जगह अलग अलग जा करके रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आप एक ही जगह जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, मैं आपको फिर से हल्का सा बता दूं, थोड़ा सा वापस ले चलेंगे, ज्यादा नहीं ले चलेंगे, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट की बात आई है आपके मन में। कि लैंग्वेज कम से कम पता रहे। देखो क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन विद थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हैं, एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू रजिस्टर्ड इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। स्पेशल कैटेगरी को अलग कर देंगे तो वहां पर इनको रजिस्ट्रेशन कराना है। ये बात समझ में आई? यस सर। ध्यान से देखो, मैं सर्किल कर रहा हूं, ये सब किसकी तरफ से बात हो रही है? CGST। CGST। CGST की तरफ से बात हो रही है। तो हर बार आप दिल्ली नहीं भागेंगे, मान लीजिए दिल्ली, दिल्ली है नहीं, दिल्ली हर बीच में थोड़ी आता है, तो स्टेट में रह के काम करता है। तो जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं बार बार? ये CGST जो बेटा बात हो रही है, आपको जो इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है उसको आपको अपने स्टेट में ही कराना है या अपनी यूनियन टेरिटरी में कराना है। क्लियर? मगर एक्ट कौन यस। सा है? एक्ट कौन सा है? CGST। ओके, डीम्ड। ओके, समझ में आ रहा है इतना? हेलो,
यस सर। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा सर है। थोड़ा इसीलिए बेटा यहाँ लिख दिया मैंने कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कौन से एक्ट में करा रहे हैं? 3 सर्किल बनाए हैं बार बार। CGST। सी 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 सेंट्रल मतलब दिल्ली, ये तुम्हारा एक है। सेंट्रल मतलब दिल्ली कि तुम्हें यहाँ पे करा रहे हो, ठीक है। और जब हम बात करते हैं डीम्ड की, तो डीम्ड के केस में आप CGST नहीं है, वो SGST है। आप SGST में या UTGST में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मींस आपके पास जो ऑप्शन है ये आप हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या तो यहाँ जाते हैं, तब तो ये पहली वाली बात हो गई। और अगर आप यहाँ नहीं जाते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने यहाँ जाते हैं और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। क्लियर? यस सर। यस और जब यहाँ रजिस्ट्रेशन क्लियर होता है तो सर इसका मतलब हम फिर यहाँ नहीं जाएं, फिर आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिया तो सर वहां पे कैसे होगा? वहां डीम्ड हो जाएगा, मान लिया जाएगा। आप समझे? यस सर। वहां मान लिया जाएगा, वहां डीम्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ये रजिस्ट्रेशन कट जाता है, नहीं होता रजिस्ट्रेशन, रिजेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि इस जगह भी रिजेक्ट हो गया। ओके? यस सर। और तो और ओके सर। तुम सबसे पहले चल के गए, बुद्धिमान हो, चालाक हो, तुम चल के गए कहाँ? सबसे पहले ऑप्शन तुम CGST में गए। बुद्धिमान हो, तुमने बुद्धि लगाई, CGST में गए। और बेटा CGST में जाते ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अगर एक्सेप्ट हो गया तो बात ही खत्म, तुम यहीं पे रजिस्टर्ड हो गए। अगर रिजेक्ट हो गया तो तुम बुद्धिमान हो, अब तुम कहाँ जाओगे? अगर अब रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया तुम कहाँ जाओगे? तुम लोग SGST की तरफ भागोगे कि लाओ ये दूसरा दरवाजा खुला है, यहां से काम करा लें। मगर अब यहाँ पे भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डीम्ड यहां भी मान लिया जाएगा, यहां से भी तुम रिजेक्ट हो गए। तो प्रैक्टिस करिएगा, एक बार वीडियो को करके देखिएगा रिवाइज। फिर कोई डाउट होता है अगली क्लास में लोग बात करते हैं। बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।